हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम आपको डिसिप्लिन रिस्पेक्टिव इलेक्टिव कोर्स का यानी कि DSE इसको बोलते हैं हम फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे। तो गाइस यूनिट 1 में हमारे चैप्टर 3 थे। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 मैं पढ़ा चुकी हूँ, उस पर वीडियो बन गई है। जिसने भी नहीं देखी है आप प्लीज़ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो ज़रूर देखिए। एंड आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 3। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक का क्या नाम है, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। जो ये है, ये आपकी बुक का नाम है। एंड सेकेंड यूनिट 1 राजनीतिक सिद्धांत और उसकी प्रासंगिकता, ये आपका यूनिट 1 का नाम है। ये आपको बहुत पहले से पता है, जिसने भी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की वीडियो देखी है उसमें भी ये मेंशन किया गया है। अब आते हैं आपका चैप्टर नंबर 3 राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में। तो गाइस राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत पर 3 तथ्यों का अध्ययन आता है। पहले कौन कौन से 3 तथ्य हैं। नंबर 1 तथ्य है हमारा औपचारिक संस्थाएं। सॉरी गाइस, ये मिस प्रिंट हो गया होगा, इस वजह से यहाँ पर आगे राजनीतिक दृष्टिकोण ऐसे यहाँ नहीं है, आप उसको कट कर देना। यहाँ पे बस इतना ही है गाइस, औपचारिक संस्थाएं। आधुनिक विवरण में हमें ये पता चलता है कि औपचारिक शिक्षा के संस्थानों को हम 4 दीवार संस्था भी कहते हैं। कौन सी संस्था कहते हैं? 4 दीवार संस्था। अर्थात वह संस्थाएं जो नियम के तहत कार्य करती हैं, जिनको नियम बनाए होते हैं, जिन पे नियम होते हैं, तथा शिक्षार्थी को शिक्षण ग्रहण करने के लिए इन शिक्षा के संस्थानों में जाना होता है, जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि औपचारिक शिक्षा की संस्थाएं। ये होती हैं हमारी औपचारिक संस्थाएं। अब आता है हमारा अनौपचारिक संस्थाएं। अनौपचारिक संस्थाएं सामाजिक रूप में साझा नियम है, आमतौर पर अलिखित, जो आधिकारिक तौर पर स्वीकृत चैनलों के बाहर बनाए, संप्रेषित और लागू किए जाते हैं। सामाजिक रूप से साझा नियम जो समाज के लिए होता है सिर्फ, आमतौर पर अलिखित, जो अलिखित होती हैं वो लिखित नहीं होती, जो आधिकारिक तौर पर स्वीकृत चैनलों के बाहर बनाई जाती हैं। औपचारिक संस्थाएं समान रूप से ज्ञात हैं लेकिन लिखित रूप से निर्धारित नहीं है, और वह औपचारिक नियम उत्तर 1997 की तुलना में अधिक स्थायी हैं। थर्ड आता है हमारा पॉइंट राजनीति दर्शन एवं सिद्धांत। राजनीति दर्शनास्त्र या राजनीतिक सिद्धांत सरकार का दार्शनिक अध्ययन है, जो सार्वजनिक सरकारी कर्तव्यों और संस्थाओं की प्रकृति, दायरे और वैधता तथा उनके बीच में संबंधों के बारे में प्रश्नों को संबोधित करता है, कि उसमें जो जो प्रश्न उठते हैं उनको संबोधित करता है, उनका आंसर ढूंढता है। ये मूल्यमीमांसा की वह शाखा है जो मानव सामाजिक संस्थाओं, समाज में रह रहे व्यक्तियों की प्रकृति, उसका समाज के साथ संबंध तथा उस समाज को सर्वोत्तम रूप से कैसे व्यवस्थित करे उसका अध्ययन करती है। इसके अंदर राजनीतिक स्वतंत्रता, न्याय, संपत्ति अधिकार, कानून, संनियत तथा प्राधिकरण द्वारा कानूनों का प्रवर्तन आदि विषयों में संबंधित प्रश्नों पर चिंतन किया जाता है। ये क्या है, उनकी आवश्यकता क्यों है, ये सब प्रश्न किसमें आते हैं? राजनीतिक दर्शन में। सरकार का वित्त क्या बनाती है, किन आधारों को स्वतंत्रता की रक्षा करने का कर्तव्य होता है, ये सब कौन पूछता है? ये राजनीतिक दर्शन पूछता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण। इस विकास क्रम में राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के संबंध में 2 प्रमुख दृष्टिकोण का उदय हुआ है, परंपरागत दृष्टिकोण एवं आधुनिक दृष्टिकोण। कौन कौन से दृष्टिकोण आए? परंपरागत और आधुनिक। पारंपरिक या परंपरागत दृष्टिकोण राज्य प्रधानता का परिचय देते, जो राज्य के ऊपर बात होती है उसका, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण प्रक्रिया प्रधानता का, उसकी प्रक्रिया क्या चल रही है उसका। अब आता है हमारा राजनीति का उत्तरदायी उदारवादी दृष्टिकोण। उदारवाद का मतलब क्या होता है, पहले आप वो देखिए। लिबरलिज्म ये विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। उदारवाद की उत्पत्ति को 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से देखा जा सकता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? उदारवाद का जनक जॉन लॉक को। आरंभिक नायकों में एडम स्मिथ और जेरेमी बेंथम के नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उदारतावाद व्यक्ति का स्वतंत्रता के समर्थन को राजनीतिक दर्शन है। वर्तमान विषय में यह अत्यंत प्रतिष्ठित धारणा है। पूरे इतिहास में अनेकों दार्शनिकों ने इसे बहुत महत्व एवं मान दिया है। किसको मान दिया? उदारवाद को।
इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति सामाजिक संगठनों का निर्माण करते हैं। उदारवाद की प्रमुख विशेषता व सिद्धांत कौन कौन से देखिए अब आप। नंबर 1, मानवीय स्वतंत्रता का समर्थन। उदारवाद मानव की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। कौन बढ़ाता है? बढ़ाना कौन चाहता है? मानवीय स्वतंत्रता को उदारवाद बढ़ाना चाहता है। उदारवाद की प्रमुख मान्यता यह है कि स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता क्या है? व्यक्ति का सिद्ध अधिकार है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का निरपेक्ष समर्थन करता है। इसका मानना यह है कि मनुष्य अपने विवेक के अनुसार कार्य करने व आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। इसी कारण उदारवाद जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण व्यक्तित्व स्वतंत्रता का समर्थक है। नंबर 2 आता है हमारा मानवीय विवेक में आस्था। उदारवादी विचारक मानवीय विवेक में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य ने अनेक विवेक से ही आरंभ से लेकर आज तक जटिल सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं तकनीकी परिस्थितियों के बीच में विकास एवं मानवता का मार्ग निर्धारित एवं विकसित किया है। मनुष्य ने अपने विवेक के बल पर ही स्थापित परंपराओं का अंधानुकरण करने की बजाय पुनर्जागरण का सूत्रपात किया है। उसके अप्रासंगिक मान्यताओं की जड़ता से मुक्त होने की मानवीय चेतना के चलते ही स्वतंत्र चिंतन का विकास किया है। मनुष्य ने सदैव ऐसे विचार को ही महत्व दिया है जिसकी उपयोगिता बुद्धि की कसौटी पर खड़ी उतरी हो। मनुष्य ने ऐसे विचार को छोड़ने में कोई संकोच नहीं किया जिसकी उपयोगिता बुद्धि से परे हो। तो आज आपको ये पढ़ के समझ आ जाएगा क्योंकि बहुत इजी बता रखा है इसमें। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। उदारवादियों का मानना है कि जीवन, संपत्ति एवं स्वतंत्रता के अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? प्राकृतिक अधिकार है। स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्तित्व, नागरिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि समस्त प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है। हॉब्स हाउस ने अपनी पुस्तक लिबरलिज्म ने 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया है। हॉब्स हाउस का कथन है कि ये सभी स्वतंत्रताएं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के अक्षुण्ण महत्व की है। उदारवादियों का कहना है कि नागरिक के रूप में व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति की सत्ता को मनमाना आचरण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हॉब्स हाउस तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ही स्वतंत्रता की बात करता है। उदारवादियों के प्राकृतिक अधिकारों के तर्क को इस बात से समर्थन मिला है कि आज भी प्रजातंत्री देशों में मौलिक अधिकारों की विधि के अधीन संरक्षण प्रदान किया गया है। अब आता है पॉइंट 4, इतिहास तथा परंपरा का विरोध। उदारवाद ऐसी परंपराओं और ऐतिहासिक तथ्यों का विरोध करता है जो विवेकपूर्ण नहीं है। मध्य युग में उदारवादियों ने उन सभी धार्मिक परंपराओं का विरोध किया है जो मध्य युग में क्या किया है? विरोध किया है उसने, जो सभी के विशेषाधिकारों की पोषक थी। उदारवाद का उदय भी मध्ययुगीन सामाजिक व्यवस्था तथा राज्य व चर्चा की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध प्रतिक्रियाओं के रूप में हुआ है। उदारवादियों का मानना है कि प्राचीन व्यवस्था और परंपराओं ने व्यक्ति को पंगु बना दिया है। क्या बना दिया? पंगु बना दिया है। इसलिए उदारवादी विचारक पुरातन व्यवस्था के स्थान पर परंपरागत नवीन समाज का निर्माण करने की वकालत करते हैं। अब आता है हमारा पॉइंट 5, धर्मनिरपेक्ष में विश्वास। धर्मनिरपेक्षता जो थी हमारी, इसमें विश्वास। उदारवाद धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का समर्थक है। उदारवाद का जन्म ही मध्य युग में रोमन कैथोलिक चर्च के निरंकुश धार्मिक आधिपत्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण हुआ था। उस समय चर्च और राजा दोनों व्यक्ति धार्मिक अंधविश्वासों के हार लेकर अत्याचार करते थे। चर्च और राजसत्ता के गठबंधन ने व्यक्ति को महत्वहीन बना दिया था। इसलिए उदारवाद की वकालत करने वाले सभी समाज सुधारकों व विचारकों ने धार्मिक अंधविश्वासों के पाश में व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत पर प्रचार किया। वैकल्पिक बोंदा और हॉब्स जैसे विचारकों ने धर्म को राजनीति के अंतर्गत समर्थन दिया। इसी सिद्धांत पर चलते हुए आज उदारवादी विचारक इस बात के प्रथम समर्थक हैं कि राज्य को धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और व्यक्ति के धार्मिक मामलों पर पूरी छूट मिलनी चाहिए कि जो अपने धर्म के साथ किसी भी अन्य धर्म को मानना चाहता तो वह मान सकता है, किसी भी तरह का उसको रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अब आता है हमारा पॉइंट, राजनीति के विषय में मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अभी आपने उदारवादी दृष्टिकोण पढ़ा था, अब आता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। कार्ल मार्क्स की समाजवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। मार्क्स एक समाजवादी विचारक थे और यथार्थ पर आधारित समाजवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवादी यानी कि मार्क्सियम
उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्गविहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। मूल्यन मार्क्सवादी और आर्थिक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय है, जिन्हें 19वीं व 20वीं सदी में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स और व्लादिमीर लेनिन तथा साची विधान समाजवाद के वैज्ञानिक आधार की पुष्टि के प्रस्तुत करते हैं। तो अब आते हैं हमारा राजनीतिक प्रक्रिया का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अभी हमने पढ़ा था राजनीतिक विषय में, अब पढ़ेंगे हम राजनीतिक प्रक्रिया का। मार्क्स एक समाजवादी विचारक है। ये यथार्थ पर आधारित सामाजिक विचार के रूप में जाने जाते हैं। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्स यानी कि मार्क्स उत्पादन के साधनों, जो हमने ऊपर पढ़ा था वही इसका सेम हमें आंसर है। हम पढ़ेंगे समझौतावादी दृष्टिकोण। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत एक अधिक महत्वपूर्ण है। 17वीं और 18वीं सदी के राजनीतिक विचारधारा में तो इस सिद्धांत का पूर्ण प्रधानता थी। कब थी प्रधानता? 17वीं और 18वीं सदी में। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर एक मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण व्यक्ति द्वारा परंपरागत समझौतों के आधार पर किया गया है। सिद्धांत के प्रतिपादन मानव इसके इतिहास को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग हैं उसके देख लीजिए। प्राकृतिक अवस्था का काल, नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल। इस सिद्धांत के सभी प्रतिपादन अत्यंत प्राचीन काल में ही ऐसी प्रकृति अवस्थाओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, जिसके अंतर्गत जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य जैसी कोई अन्य संस्था नहीं थी। सिद्धांत के प्रतिपादक में प्राकृतिक अवस्था के रूप में प्राप्त मतभेद है। कुछ इसे पूर्ण सामाजिक और कुछ इसे पूर्व राजनीतिक अवस्था कहते हैं। पूर्व सामाजिक और पूर्ण राजनीतिक अवस्था के नाम से भी क्वेश्चन आ सकते, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना गाइस। इस प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार या प्राकृतिक नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस प्राकृतिक अवस्था के संबंध में मतभेद होते हुए सभी मानते थे कि किसी कारण से मनुष्य प्राकृतिक अवस्थाओं का त्याग करने के विवश हुए और उन्हें समझौते द्वारा राजनीतिक समाज को स्थापना की। इस समझौते के परिणामस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है और स्वतंत्रता के बदले उसे राज्य व कानून की ओर से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हुआ है। समझौता के नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि समझौता यानी कि समझौता करना, अपनी इच्छा को दबाकर कोई और कार्य करना। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, राजनीति का लोकहित दृष्टिकोण। लोकहितवाद कौन सा है, अब हम वो देखते हैं। लोकहितवाद यानी कि PIL ऐसा वाद या न्यायिक कार्यवाही है जिसमें जनसाधारण अथवा जनता के एक बड़े वर्ग को हित निहित होता है। अथवा दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वाद अथवा न्यायिक कार्यवाही अथवा मामला जिसमें जनसाधारण अथवा समाज के हित को ही लोकहितवाद कहते हैं। जो समाज का हित होता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं? लोकहितवाद बोलते हैं। लोकहितवाद निधन व कमज़ोर वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने का एक अनूठा मंच है। जब कोई व्यक्ति निर्धनता, आर्थिक कमजोरी, अन्य किसी कारण से न्याय में वाद पेश करने अथवा न्याय कार्यवाही करने में असमर्थ रहता है, तब उसकी ओर से अन्य व्यक्ति, स्वैच्छिक संगठन अथवा संस्था द्वारा लोकहितवाद में माध्यम से न्यायपालिका में वाद अथवा न्याय कार्यवाही पेश किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अर्थात वजन की निर्धनता के कारण न्यायालय में देने का साहस नहीं जुटा पाता, तो उसकी ओर से कोई भी अन्य व्यक्ति, संगठन न्यायालय में दस्तक दे सकता है। ये लोकहितवाद ही है। उच्चतम न्यायालय में पूर्ण न्यायाधीश कृष्ण अय्यर का कहना है कि पीड़ित व्यक्ति के ही न्याय में जा सकने की संकुच धारणा जब समाप्त हो गई हो, उसके स्थान पर वर्ग कार्यवाही, लोकहितवाद, प्रतिनिधिवाद आदि ने ले लिया। अब कोई भी व्यक्ति जो किसी लोकहित यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में जुड़ा है, ऐसे हितों की सुरक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। कि अगर तुम्हारे बजाय कोई और जाता है तो वो जा सकता है न्यायालय में। ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता। अब तुम नहीं जा सकते, बीमार हो भाई, कोई फ्रैक्चर है, कुछ हो गया है, तुम्हारा मन नहीं है जाने का, तो तुम अपनी जगह किसी और को भेज सकते हो। तो गाइस आज के चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। हमने बहुत छोटे पॉइंट्स बनाए थे, आपकी बुक्स में बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स दे रखे हैं। उसे पढ़ने में बच्चा बोर हो जाता है, उसको ये लगता है कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस चैप्टर में, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।